हम्म। पीपीटी सबको दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर, यस। जी। तो हालांकि हमने जो कल जो पढ़ा था वो स्टार्ट हमने करा था यहाँ से। ठीक है ना, एटिमोलॉजी ऑफ योग, यानी कि योग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके बारे में हमने कल जाना था, यानी पिछली क्लास में हमने जाना था। अब किसी भी शब्द की उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जितनी भी हमारे भाषाएं हैं, चाहे देसी चाहे बस। विदेशी, आइए। सभी में क्या क्या होता है ठीक कि है। 1 2 3। सभी सभी भाषाओं में क्या होता है कि कुछ लिमिटेड शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, और उन उन्हीं शब्दों में सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर जोड़कर नए नए शब्दों की रचना की जाती है। तो उसी प्रकार से जो हमारा योग जो शब्द है, वो संस्कृत के रूट वर्ड है, जिसे रूट बोलते हैं, और संस्कृत में उसको धातु बोलते हैं, युज धातु से बना हुआ है। ठीक है, तो युज धातु में जब हम कुछ चीजें जोड़ते जोड़ते हैं या मतलब ऐड कर देते हैं, तो उसके तीन मतलब निकल के आते हैं। युजीर योगे। युजीर योगे का मतलब है जो युज शब्द है उसका मतलब हुआ जोड़ना या मिलाना। ठीक है। दूसरा दूसरा जो अर्थ है उसे बोलते हैं युज समाधयो। युज समाधयो का मतलब होता है कि जो योग का दूसरा जो मतलब है वो है समाधि। और ये जो शब्द है युज समाधयो, सेम यही डेफिनेशन महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की जब व्याख्या की गई थी व्यास जी द्वारा, तो उनके द्वारा कृत जो भाष्य है योग सूत्र पे, उन्होंने योग की परिभाषा उन्होंने उन्होंने भी यही दी है कि जो योग है वो समाधि है। ठीक है। और जो तीसरा जो शब्द शब्द जो अर्थ है वो ये है युज संयमने। संयमने का मतलब होता है संयम बरतना। ठीक है, संयम बरतना ये भी योग का एक मतलब है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब है, ये नहीं कि सिर्फ इसी के इतना ही है। अभी जैसे अभी तो हमने योग के अनुसार पढ़ा, यही योग शब्द मैथमेटिक्स में जाएंगे तो उसका भिन्न मतलब निकल जाएगा। यही योग शब्द का अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से मतलब देखेंगे तो वहाँ पे बदल जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारी मेडिसिन आती हैं उस पे साल्ट होते हैं या कंपोनेंट्स बोला जाता है उसको, है ना, केमिस्ट्री में कंपोनेंट्स बोला जाता है। तो वैसे ही जो आपने देखा होगा कि आयुर्वेद में भी कई दवाइयाँ जो हैं कंपोनेंट के रूप में लिखी रहती हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी योग शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो कंपोनेंट के लिए होता है कि भाई आपस में हमने जो कई सारी जो चीज़ें मिलाई हैं उसको योग बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए योग शब्द का इस्तेमाल की दृष्टि से कई मायने निकलते हैं, लेकिन हमारे योग में तीन मतलब हम लोग अमूमन लेते हैं। पहला है जोड़ना या मिलाना, दूसरा है एकाग्रता या समाधि, और तीसरा है नियंत्रण या संयम। ठीक है, तो ये तीन मतलब हमारे योग के हैं। अच्छा, अब बात आती है कि योग शब्द की परिभाषा। तो जैसा कि एक एक तो मैंने आपको परिभाषा बताई कि जो व्यास जी ने जब योग सूत्र की जब भाष्य लिखा तो उसमें उन्होंने बताया कि योग का मतलब समाधि होता है। ठीक है, एक वो भी परिभाषा है, वो आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो आपके योग सूत्र की परिभाषा और गीता के अनुसार परिभाषा है, और एक उपनिषद है कठोपनिषद। जब जब कठोपनिषद उपनिषदों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा कि उपनिषद क्या होते हैं। उसमें भी एक परिभाषा दी गई है। हालांकि वहाँ पे कई परिभाषाएं मिलती हैं, लेकिन जो कठोपनिषद की जो परिभाषा है वो आपके सिलेबस में है। तो महर्षि पतंजलि ने क्या बोला है योग के बारे में, या क्या परिभाषा दी है, तो वो ये कहते हैं कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो
जब हम दोबारा से जब हम पतंजलि योग सूत्र की किताब जब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये 4 शब्दों से ये पूरा सूत्र बना हुआ है। तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि सूत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है। अभी से अब आप इतना ही याद कीजिए कि परिभाषा है योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग कहलाता है। ठीक है। उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो उन्होंने उपदेश दिया अर्जुन को गीता के रूप में, तो वहाँ पे भी परिभाषा निकल के आती है। तो पहला जो चैप्टर है उसमें तो परिभाषा नहीं है, दूसरे चैप्टर में 48वें, दूसरे के 48वें श्लोक में और 50वें श्लोक में, हाँ, दो परिभाषाएं निकल के आती है। 48वां क्या बोलता है? समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते का मतलब क्या होता है? समत्व का होता है, समत्व का मतलब होता है समभाव रखना, या सम, अपने आप को संयमित रखना हर स्थितियों में। ठीक है। तो जो हमने युजीर संयमने जो शब्द पढ़ा वहां पर ये अप्लाई होता है, समत्वम योग उच्चयते। तो हर परिस्थितियों में अपने आप को संयमित रखना। अब परिस्थितियां क्या होती है? परिस्थितियां मेनली तो दो ही होती हैं, एक होती है सुख और एक दुख। यानी कि इंसान के जीवन में दो ही ऐसी चीजें होती हैं जो या तो उसको प्रफुल्लित करती हैं, आनंदित करती हैं, या दुख है जो उसको हमेशा परेशान करता है। लेकिन जो योगी जो होते हैं वो दोनों ही परिस्थितियों में अपने आप को संयमित रखते हैं। संयमित का मतलब क्या मानना होता है कि अगर कोई आपकी सफलता मिल रही है तो इतना भी खुश ना होइए कि हाँ, कई लोगों को खुशी में भी हार्ट अटैक हो जाता है ना। इतना भी खुश ना होइए कि हार्ट अटैक हो जाए, और इतना भी दुख मत हो कि उससे भी हार्ट अटैक हो जाए। यानी कि कई लोग तो इतने दुख में इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि वो मर जाते हैं, वैसे कई लोग इतने भी खुश हो जाते हैं कि खुशी में मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है उन्हें। इसलिए अपने आप को संयमित रखना है, दोनों ही बातों में संयमित रखना है कि क्योंकि दोनों ही पार्ट जो हैं लाइफ के हिस्से हैं। अगर आप एक चीज़ पे ज़्यादा खुश हो रहे हो और एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो तो वो गलत है। आपको हमेशा संयम रखना है। दुख में भी आपको ये मान के चलना है कि ये भी पार्ट का लाइफ है, ठीक है, ऐसे ही चलना चाहिए। आ रहा दुख कोई बात नहीं, एक दिन चला जाएगा। और सुख के बारे में भी यही मान के चलना चाहिए, ये सुख क्षणिक है, और अगला जो समय है वो हो सकता है दुख का हो। तो अपने आप को वहाँ पे संयमित रखे, क्योंकि कब दुख आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अचानक दुख आ जाएगा तो आपका निराश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट आप अगर कम अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, खुशी के इजहार कम करेंगे, तो आप अगला जो दुख का जो क्षण होगा वो आप बड़े आराम से उसको हैंडल कर पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा सुख और दुख में समत्वम बना के रखना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है, यानी गीता के सेकंड चैप्टर का जो 50वां श्लोक है, वो कहता है योगा कर्मसु कौशलम। इसका मतलब क्या होता है कि कर्मों में कुशलता या कुशलता पूर्वक कर्म करना योग कहलाता है। तो इसका मतलब क्या कहलाएगा कि जो भी आपके कर्म है उसको आपने कुशलता पूर्वक करना है। कुशलता का मतलब क्या होता है कि जिसे हम कहते हैं ना 100% देना, अपना अपने काम में 100% देना। वो शब्द आप यहाँ पे ले सकते हैं कि आपका जो भी काम है 100% कीजिए, बट उसके रिजल्ट की कामना मत कीजिए। तो जब ऐसी भावना के साथ जब आप काम करेंगे तो आपके वो कहा जाएगा कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्मों में कुशलता या कुशलतापूर्वक कर्म करना। तो ये गीता के अनुसार दो परिभाषाएं हैं। हालांकि एक छठे चैप्टर के 23वें श्लोक में भी एक परिभाषा आती है। वो जब हम गीता पढ़ेंगे तब वहाँ पे उसका जिक्र करूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि गीता भी हमारे सिलेबस में है, तो गीता जब हम पढ़ेंगे तब आपकी वहाँ चर्चा करूंगा मैं। उसके बाद है कठोपनिषद। कठोपनिषद अ, जो उपनिषद है इसके अंदर बोला गया है कि अ, इंद्रिय मन और बुद्धि का जब स्थिर, मतलब तीनों जब स्थिर हो जाती हैं और इसमें नियंत्रण हो जाता है उसको योग बोला जाता है। ठीक है। मन स्त्री इंद्रिय इंद्रिय मन और बुद्धि तीनों का स्थिर और नियंत्रण होना योग कहलाता है। ये कठोपनिषद की परिभाषा बोलती है। ठीक है। अब यहाँ पे जो कल हमारा हिस्सा रह गया था लास्ट टाइम में वो ये है कि बेसिकली जब हम योग की बात करते हैं कि योग क्या है,
ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं सुखद योग। कोई ना कोई तो एम होगा, या इसका कोई लक्ष्य तो होगा ना। तो बेसिकली प्राइमरी जो एम है इसका, योग का, वो क्या होता है। प्राइमरी जो है, जो लक्ष्य होता है हमारा, इक्विलिब्रियम अटेन करना होता है, जो कि हम पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं ना, समत्वम योग उच्यते। तो वही समत्वम भाव की प्राप्ति के लिए कि हम कैसे समत्व रह सकते हैं, वो सीखने के लिए हम योग में आए हैं। तो पहला क्या है, समभाव की स्थिति प्राप्त करना, ठीक है, या आत्म साक्षात या मोक्ष की ओर ले जाने के लिए हम योग को पढ़ते हैं, या योग में जीवन जीते हैं, या योग को हम करते हैं। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य बड़ा साफ स्पष्ट है, और वो बिल्कुल ही लॉजिकल है, और साथ में आजकल मॉडर्न लाइफ स्टाइल से मिलता जुलता है। आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या है वो मानसिक तनाव है। खुशी नहीं है किसी के पास। अब खुशी नहीं है, उसकी वजह क्या है कि आप जितना मर्जी कमा लीजिए, उसी अनुपात में आपके खर्चे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप अपने आप को ध्यान से देखेंगे, तो आप आज से 25 साल पहले, ठीक है ना, आप आज से 25 साल पहले का अपने परिवार का जीवन स्तर और आज के जीवन स्तर को आप कंपेयर कीजिए, पैसे को हटाकर। ठीक है ना, तो आप पाएंगे कि उसमें कोई भिन्नता नहीं है ज़्यादा। सेम उसी पैटर्न में आप जी रहे हैं, जिस पैटर्न में आप 25 साल पहले जी रहे थे। लेकिन वो जो 25 साल पहले जो लाइफ था, वो थोड़ा हमेशा, जो आगे वाली जो लाइफ होती है उससे पहले वाली लाइफ हमेशा इजी होती है। हालांकि कहा जाता है कि नई लाइफ इजी है, हमारे पास मोबाइल है, फोन है, गाड़ी है, बड़ा मकान है, एसी है, सब कुछ है। लेकिन इन सब चीज़ों से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, और बेसिकली शरीर पे प्रभाव नहीं। मान लीजिए एसी का इतना तो फायदा हो गया कि गर्मी में आप नहीं, गर्मी में आपको ठंडी का एहसास होगा। लेकिन बात यहाँ शरीर के सुख की बात नहीं हो रही है, अपने मन के सुख की बात हो रही है कि मन को कैसे सुखी रखा जाए। तो आप पाएंगे कि आज से 25 साल पहले जो स्थिति थी परिवार के, हम सबकी, इंक्लूड मी, सभी, तो आप ध्यान से अगर एनालाइज करेंगे, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं चेंज आया, क्योंकि जो पहले कमाने की जो रफ्तार थी हम लोगों की, वही रफ्तार अभी भी है। हालांकि देखा जाए तो हमारी रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए थी। मोबाइल आ गया, गाड़ी आ गई, ठीक है, सब कुछ आ गया, इंटरनेट आ गया। तो देखा जाए तो अगर मान लीजिए पहले 10,000 कमाते थे, तो आज 1 लाख कमाने चाहिए। लेकिन उसी के अनुपात में अभी खुशी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो खुशी नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई। तो आप देखेंगे जो रेशो है आपके स्टैंडर्ड का, वो सेम स्टैंडर्ड वही है, क्योंकि उसी के कंपेयर में आपकी महंगाई बढ़ गई है। आपके आप अपने लिए कम कमा रहे हो पैसे, अपने पे खर्च करने के लिए कम पैसे कमा रहे हो, मोबाइल पे खर्च करने के लिए, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, अपना दिखावा में ज़्यादा हम पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, तो जो चीज़, जो खाना आप पहले खाते थे, आज सेम वही खाना आज भी खा रहे हो। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई पहले मान लीजिए 100 किलो, 100 रुपये किलो वाला अगर सेब खाते थे, तो आज ऐसा नहीं है कि आप 500 600, मतलब एक्स्ट्रा कोई क्वालिटी वाला कोई चीज़ खा रहे हो। कुछ भी नहीं खा रहे, अलग कुछ नहीं है। क्या बढ़ता जा रहा है उसके पैरेलल में अननेसेसरी की जो ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है। कुछ चीज़ें फायदेमंद हैं, जैसे कि फ़ायदा क्या है कि हम आप इतनी दूर बैठे हुए हैं, लेकिन हम फिर भी पढ़ रहे हैं। लेकिन ये पढ़ाई क्या वाकई में अ, हमारे, जो ये टेक्नोलॉजी है, क्या वाकई में हमारे मन को खुश कर पा रही है। सवाल यहाँ पैदा होता है। पढ़ लिया वो ठीक है कि हमने पढ़ लिया, अगर नहीं भी होता तो कहीं ना कहीं आप अपने आसपास के किसी टीचर से पढ़ते जरूर, जो जाके भी पढ़ते किसी जमाने में जब ये सुविधाएं नहीं थी। लेकिन अभी भी सवाल यही खड़ा होता है कि क्या हमारा मन सुखी है। अगर मन सुखी नहीं है, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो हम सभी लोग यहाँ पर इसीलिए इकट्ठे हैं कि कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी चीज ढूंढने निकले हैं जो कि हमारे पास नहीं है, उसकी कहीं ना कहीं कमी खल रही है हमारे को। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं।
तो यही हमारा उद्देश्य है योग का, कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, नैतिक मूल्यों का एकीकरण और उच्च चेतना की प्राप्ति, ये हमारा उद्देश्य है आज की डेट में योग पढ़ने का। मैं समझता हूँ कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे। सभी को तो यही लेता लगता होगा, आप लोग जब आए हैं कि भाई हमारे को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें सीखनी है कि जो हमारा मन व्याकुल है वो कहीं ना कहीं शांत हो। तो ये योग का बेसिकली उद्देश्य है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि आ, कुछ लोगों ने इसके बारे में भ्रांतियां पाल रखी है, यानी कि मिसकंसेप्शंस पाल रखी हैं। आजकल थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन आज से 10-15 साल पहले ऐसा अमूमन सुना सुना जाता था कि भाई योग जो है वो तो बाबाओं का काम है योग करना, तो ठीक है। या कोई कह देता था कि भाई ये तो एक पैर पे खड़े होना यही योग कहलाता है। या कोई कहता था भाई पेड़ से लटक जाना योग कहलाता है। इस तरह कई भ्रांतियां लोगों ने पाल रखी थी। कई लोग कहते थे, कई लोग कहते हैं कि भाई ये, कई लोग ये मान के चलते हैं कि ये तो सिर्फ बूढ़े लोगों का काम है, जवानों का काम नहीं है, जवानों का काम तो जिम में जाना होता है। कई लोग इसका अपोजिट कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये बच्चों बूढ़ों का काम नहीं है, ये तो यंग जनरेशन का काम है योग करना। तो ये कई लोग इसे जादू बोल देते हैं कि यार ये तो जादू, जादू टोना टाइप का चीज होता है। एक नाक से बंद करना, इधर से वो करना, ओम जपना, ये वो, ये तो जादू टोना सा लगता है। तो इस तरीके से लोगों ने मिसकंसेप्शन पाल रखे हैं। लेकिन ये सब की सब चीजें गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जिस समय पर योग जब बनाया गया था, उस समय पर जो समाज था या जो मानवता थी, वो धर्मों में या संप्रदायों में नहीं बटी हुई थी। तो इसलिए ये मानव की दृष्टि के लिए बना था, यानी कि पूरे मानव जाति के लिए योग का स्थापना की गई थी। तो इसलिए आज की डेट में भी देखा जाए तो अगर किसी भी धर्म का इंसान हो, अगर योग करेगा तो उसका तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी अन्य धर्म का है तो योग करेगा तो उस पर अपोजिट प्रभाव पड़ेगा। ऐसा तो कोई जादू टोना है नहीं इसमें। इसलिए ये माना जाता है कि योग जो है मानव जाति के लिए है, ना कि किसी धर्म विशेष के लिए है। लेकिन मेरा एक मानना यह है कि मान लीजिए कि चार भाई थे, ठीक है। और चार भाई थे, उनके पिता ने कोई एक चीज बनाई। अब चारों भाई अलग अलग हो गए। तो जिसके हिस्से में जो चीज रह जाएगी उसी की कहलाएगी। तो अगर आज के समय में कहे कि भाई ये सनातन धर्म का या हिंदुओं का अगर ये योग है, तो इसमें मैं, मुझे तो लगता नहीं कि गलत है। क्योंकि ये हमारे, हमने इसको छोड़ा नहीं, इसको हमने बचा के रखा। जो छोड़ के चले गए उनका वो नहीं कहलाएगा, हमारा कहलाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, तो इसलिए कई बार इन चीज़ों से परहेज किया जाता है कि भाई नहीं, सबको मिला के चलने की दृष्टि से हम ये मान के चलते हैं कि चलो ये सभी के लिए है। चलो वो भी मानने के लिए तैयार है, क्योंकि जो पहली डेफिनेशन जिसको हमने लेके चले थे कि जिस वक्त ये बना था उस वक्त संप्रदाय नहीं होते थे, तो सभी के लिए था। तो उस दृष्टि से ये बात भी सही हो जाती है। दूसरा क्या है कि योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों पहलुओं पे काम करता है। जब हम अष्टांग योग पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे कि ये बातें क्यों बोली जा रही हैं, ठीक है। और तीसरा ये है कि ये हमेशा जो फ्लेक्सिबल लोग हैं उनके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। अब फ्लेक्सिबल होना योग नहीं होता। हाँ, योग करना और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना, ये योग का चरण होता है। और योग में सिर्फ शारीरिक आसन नहीं होते, योग में 8 भाग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन आठों को करना योग कहलाता है, ना कि सिर्फ आसन करने से या सिर्फ प्राणायाम करने से योग होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और दूसरा, ये कोई चमत्कार नहीं है, ठीक है। कोई चमत्कार नहीं है। आप करेंगे तो इसका फायदा आपको धीरे धीरे मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये कहना कि भाई मैं प्राणायाम कर लूंगा और एकदम से हवा में उड़ जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, आप प्रयास करेंगे तो जरूर आपके प्राणायाम करने से आपके शरीर में लघुता, यानी कि हल्कापन आएगा। तो आप एक दिन ऐसा, ऐसी अवस्था आएगी कि आप जमीन से ऊपर उठ सकते हो, ऐसा महसूस होता भी है। और खास तौर पे बहुत सारे हमारे ऐसे प्राणायाम या क्रियाएं हैं जिसको अगर लंबे टाइम तक अभी भी आपको करा दिया जाए
तो आपको एहसास होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे काम नहीं कर रही है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे काम नहीं कर रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, इट मीन्स कि आप हवा में कहीं ना कहीं हो। तो ऐसा संभव होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने आपके सिलेबस के अनुसार फर्स्ट यूनिट का 1.1, ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो है, हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कवर कर लिया कि योग शब्द की उत्पत्ति क्या होती है, योग की परिभाषाएं क्या है, और मिसकंसेप्शन क्या है। ये आज हमने पढ़ लिया। इसके उद्देश्य क्या है, और इसका एम क्या होता है, उद्देश्य क्या है, ये सब हमने आज पढ़ा है। तो स्लाइड, अगर आप चाहेंगे तो स्लाइड के स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं, या मैं इसको बंद कर दूं। रिकॉर्डिंग में आ चुका है, आप रिकॉर्डिंग जब देखेंगे तो उसमें आपको ये नज़र आएगा। स्लाइड बंद कर दूं मैं? एक बार स्क्रीनशॉट ले लूँ सर। ठीक है, मैं वन, ये वन है, ठीक है। नेक्स्ट, टू, थ्री, फोर, फाइव। आगे रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी सर? रिकॉर्डिंग आपको, अभी आपका शायद मेरे ख्याल से अकाउंट बना नहीं होगा। आपका एक एक डैशबोर्ड बनेगा, ठीक है। डैशबोर्ड बनेगा, जी तो वहाँ पे आपको एक्सेस मिलेगा हर वीडियो को देखने का, ठीक है ना। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ठीक है, सारे ठीक। सारे हाँ पीपीटी को थोड़ा शेयर कर देने से ग्रुप में, पता नहीं। हाँ, पीपीटी शेयर नहीं करते हम लोग, क्योंकि कुछ चीज़ें ना थोड़ा सा बचानी होती है हमारे को, पढ़ाने की दृष्टि से, यानी कुछ सिक्रेसी के हिसाब से। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। स्लाइड मेरा जो थ्री थ्री स्लाइड थ्री को थोड़ा, थ्री, थ्री ये स्लाइड है। नंबर 3 नहीं कर पाए हम। हाँ, ये है थ्री आपकी। एक्चुअल में क्या हुआ कि हमने पहले स्लाइड्स हम शेयर करते थे, बट कुछ उसका ना मिसयूज हुआ, हमारे को पता चला कि उसका मिसयूज हो रहा है। तो हमने स्लाइड डालना बंद कर दिया। उसकी जगह हम जो पीडीएफ फाइल होती है, वो अगर कहीं बनती है हमारी, तो वो हम जरूर शेयर कर देते हैं, ठीक है ना। जी हाँ पीपीटी हम जी, सर, शेयर, ठीक। पीडीएफ शेयर करने से भी हो जाएगा, काम चल जाएगा, पीडीएफ में भी हो जाएगा। नहीं नहीं हाँ, पीपीटी अगर कहीं पे भी अगर हम पीपीटी बनती है हमारी, या बनी हुई होती है, तो वो तो हम शेयर कर देते हैं। हाँ, ये हम नहीं शेयर करते, क्योंकि ये एडिटेबल होती है, इजीली एडिट हो जाती है। तो कई जगह इसका मिसयूज हाँ हो गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है हाँ, सर। बिल्कुल। आप सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए, पीडीएफ में हाँ, कोई भी एडिटेबल जो नहीं। जो भी मटेरियल जो पीडीएफ में होगा, वो जरूर साथ के साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है ना। मैं हर बार नहीं करते वो, कुछ कुछ जगहों पे हम पीडीएफ देते रहते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो जहाँ पे पीडीएफ होगा वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है और जी। साथ में रिकॉर्डिंग हुई, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको बंद करता हूँ ताकि आप सबको मैं देख पाऊँ। हाँ जी। तो अरे वाह, वेरी गुड। आपकी अटेंडेंस काफ़ी अच्छी होगी, 22 लोग आगे हैं। तो ककोली गुंजी, आप मेरे ख्याल से पहली बार आ जाएंगे। चलिए, अपने बारे में बताइए, मेरे ख्याल से आपकी इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है अभी तक। जी सर, मेरा एक्चुअली इस टाइम पे मैं काम करती हूँ, तो मुझे इस टाइम पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो आपके लिए यही है कि इसीलिए मैं सवाल, इसीलिए सर मैं वो रिकॉर्डिंग मांग रही थी, क्योंकि इस टाइम पे मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है आना। कोई आज बात नहीं, आपको प्रोग्राम। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा आपको संयम करना पड़ेगा योग का। अभी मैंने सबको बताया था, योग का एक मतलब होता है संयम, तो थोड़ा संयम रखिए, सब कुछ ठीक है। आपको मिल जाएगा। जी थोड़ी सर। चीज़ें ना, थोड़ी चीज़ें बढ़ाने में टाइम लगती है, डैशबोर्ड वगैरह बनाना, वो टेक्निकल काम है। तो टेक्निकल टीम बैठती है, वो बनाएगी, सभी का आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे। तो जितनी भी आपकी क्लासेस की वीडियो होंगी, वहाँ पे आपको एक्सेस हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। जी सर, मैं सुबह प्रैक्टिकल क्लास में मैं उस टाइम पे आ पाती हूँ, लेकिन अभी जो थ्योरी क्लास का टाइम चेंज हो गया ना, इस टाइम पे मैं थोड़ा काम में बिजी रहती हूँ, तो काम इस टाइम पे आना मुश्किल हो जाता है मुझे।
ठीक है, नहीं तो समझते हैं हम आपकी आज थोड़ा बात। 15 मिनट का मुझे टाइम मिला तो मैं ओपन हो गई, मतलब आई, ऑनलाइन आई। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा लेट पढ़ा दें, इस तरीके से करके थोड़ा सा आगे टाइम कर दें, थोड़ा बहुत सभी के लिए हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई 7:15 से थोड़ा सा 5-7 मिनट ऊपर चले जाएं हम। ठीक है ना, इस तरीके से हम सेवन करेंगे। थर्टी का सर। सेवन थर्टी 7:30 सेवन का। थर्टी सही था सर, 7:30 हाँ, to 8:30 सही था। मेरा तब हाँ तक काम खत्म हो इस- जाता। मैं भी फोन मैं भी फोन किचन में ले लेके सुन रही थी। वो ऐसा हम लोगों का 7:30 फ्री हो पाते हैं हम लोग, लेडीज का हाँ, थोड़ा, है ना। ये ठीक जी बात है। आप लेकिन मोबाइल का ये फायदा है कि आप मोबाइल कहीं भी ऑन करके रख सकते हो। हाँ, मैं तो वही किचन में रख लिया साथ साथ। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने और कई सुनती रही। कई महिलाओं को हाँ, देखा स्क्रीन शॉट किचन में नहीं ले काम करती पाते रहती जैसे हैं और स्लाइड वो। वगैरह के। हाँ ठीक है, वो हाँ। सेवन मजबूरी थर्टी है पे आप। आप कहीं बिजी है ना सर? वे- हाँ जी, हाँ सर। जी, वो सर ऑलरेडी क्लास सर चल रही है, तो काकोली बोले। ऑलरेडी उस वक्त क्लास चल रही है। ठीक सर है ना। 7:30 पे आपकी क्लास कहीं पे चल रही है ऑलरेडी? हाँ बिल्कुल। सर जी सर जी। काकोली काकोली बोल रही हूँ। कौन आपका जब सेवन तक थर्टी वाली क्लास जब तक कब खत्म होगा? ध्यान रखो। वहां का तो अभी सेवन टाइम थर्टी है वाली उसमें, क्लास अब अभी तक अभी कब उसमें खत्म टाइम होगा है। सर? अभी टाइम है, अभी तुम्हें क्या इसमें लंबा लगता टाइम है है। सारा दिन अंदर सुबह से शाम ही अंदर ही रह जाए? नहीं नहीं, मैंने अभी नीचे ही रखा ही था। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब मान के चलिए कि आज पढ़ा दिया तो कल नहीं पढ़ाएंगे। हम सिस्टम कुछ ऐसा रखेंगे, जो आज हमने पढ़ाया तो कल उसका थोड़ा एक रैपिड फायर में उसका हम बार बार उसको रिपीट भी करते चलेंगे, पिछली क्लास होगा। तो मान लीजिए ककोली जी आज नहीं पढ़ सुन पाई, तो कल जब आएंगी तो कल वाली क्लास में आज वाली क्लास का हम रिपीटिशन कर दिया करेंगे। तो उससे एक ही दिन में आपको पिछली क्लास का और नई क्लास का दोनों को मिल जाया करेगा। तो हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे ताकि आप लोग, हम समझते हैं सभी वर्किंग पर्सन है, और सबकी उम्र बच्चों वाली तो है नहीं कि आपका सभी पारिवारिक लोग हैं। वो चीज़ हम समझते हैं। तो इसीलिए हमारा जो तरीका होता है पढ़ाने का वो यही रहता है कि फ्लेक्सिबल रहे, ताकि किसी का कुछ छूट ना जाए। हम आपको पढ़ाएंगे, जो चीज़ रह जाएगी वो आपको कहीं ना कहीं आपको उसको पढ़ाएंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए थैंक यू सर। और थैंक रिकॉर्डिंग यू। मिल जाएगी सर, तो उससे भी हम पढ़ाई कर सकते हैं ना, रिकॉर्डिंग से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल। और अगर रिकॉर्डिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आती तो आप दूसरी क्लासों में आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए। ककडून घ्या म्हणलं होतं त्याच्यात थांबा जरा. ए तांबोळी तिकडे या. हाँ जी, तो सुनैना चौधरी आपसे बात हो गई थी अभी। संतोषी सोनी। हाँ जी, सुनैना जी आपसे बात हो गई थी ना। सुनैना जी से बात नहीं हुई है? जी सर। जी सर, की थी मैंने। हाँ अच्छा, जी। हो गया हो गया। संतोषी जी। हाँ सर। संतोषी सोनी जी, आवाज आ रही है मेरी? सत्या जी, सत्या। राजश्री। तो अभी जो हमने स्लाइड देखी और जो हमने पढ़ा है, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो ना समझ में आ रही हो? इसमें मैं आपको अभी से हिंट देना शुरू कर देता हूँ कि एग्जाम में क्या आता है। ठीक है। तो एग्जाम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि महर्षि पतंजलि ने परिभाषा दी है योगः चित्त वृत्ति निरोधा। तो इसमें मैं बताता हूँ किस तरीके से प्रश्न बनेगा। पहला तो ये आएगा, जैसे योगः चित्त वृत्ति निरोधा, 4 शब्द हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो 4 में से एक उड़ा देगा और नीचे 4 शब्द का ऑप्शन देगा कि ये क्या फिल करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। पहला तो ये होता है। दूसरा दूसरा तरीका क्या होगा कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा किसने लिखा, तो 4 गुरुओं के नाम दे देगा, उसमें से आपने पतंजलि का नाम सेलेक्ट करना है। एक और आएगा कि योगा चित्त वृत्ति किस पाद में, यानी कि चैप्टर चैप्टर पूछेगा, तो ये पहले पाद का यानी कि पहले चैप्टर का है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसका सूत्र नंबर क्या है, तो सूत्र नंबर पहले चैप्टर का दूसरा सूत्र है। जब पतंजलि की जब किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे दोबारा सब चीज़ें बताऊंगा मैं। ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बनते हैं। तो
आपने क्या याद रखना है, सूत्र नंबर याद रखना है, ठीक है। और अध्याय यानी कि पाद नंबर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद किस राइटर ने लिखा है वो याद रखना है, ठीक है। और अगर चारों शब्द, चार शब्द में बना ही हुआ है, योगा, चित्त, वृत्ति, निरोधा, चार हैं, तो ये आप ध्यान रखोगे कि क्या मिसिंग है तो आप तुरंत जवाब दे दो। और दूसरा ये है कि आपका पेपर हार्ड नहीं आता, इतनी भी गारंटी देता हूँ मैं। हार्ड नहीं आता, जितना हम पढ़ा देंगे उससे बियॉन्ड, अगर गलती से भी जाएगा ना तो 2-3 प्रश्न से ज़्यादा आपके बियॉन्ड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वो गलती से होता है, क्योंकि कई बार पेपर सेटर कहीं से इधर उधर एक दो क्वेश्चन ले आया तो अलग बात है, लेकिन 98% जो आपके सवाल होंगे वो जो हम पढ़ा देंगे उससे बियॉन्ड बाहर नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए और मन से ये निकाल दीजिए कि हार्ड प्रश्न आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मैंने बताया ये समझ लिया कि एक तरीके से अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो योगा चित्त वृत्ति निरोध के जितने भी क्वेश्चन आपके बनने हैं टाइप, वो आपने क्लियर समझ लिया। तो ये क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर आज आपने कमा लिया। आज लिख लो कि आपने आज 1 नंबर आपके एग्जाम में ऐड हो गया, ठीक है। तो सेलिब्रेट ओके करना सर। कि आज 1 नंबर तो आपने कमा ही लिया। गुड गुड लाइन सर। ब्रेक लाइन लाइन ब्रेक हो गया था सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले नहीं पाया। काइंडली वो स्लाइड दोबारा शेयर करेंगे। वो, हाँ वो ऐसा करेंगे, जो ग्रुप में जिन्होंने कर रखा है वो आपको शेयर कर देंगे, ठीक है ना। ग्रुप में जिन्होंने स्लाइड लिया, वो किया हुआ है, ग्रुप में डाल दीजिएगा। राजेंद्र जी ने कर रखा है शायद, आप उनसे मांग लीजिएगा। हाँ, तो राजेंद्र जी सारे वो स्क्रीनशॉट डाल ठीक दीजिएगा। है सर। जिसको नहीं भी होगा, जिसने नहीं भी कर रखा होगा सबको मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा ना सभी का। सुमित जी को मिल जाएगा और जिसने नहीं भी किया होगा तो सभी को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, जी सर, उसी बढ़िया है तरीके सर, से। आप एग्जाम हाँ जी। अच्छा है सर, हम लोग के लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि आप एग्जाम कोऑर्डिनेटर भी होंगे शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी, इसलिए तो बहुत अच्छा है कि एक तो सब सीखने को मिल जाएगा, आप पढ़ाएंगे, और एग्जाम कोऑर्डिनेटर है तो उसमें भी हेल्प मिल जाएगी अच्छे से। बिल्कुल। मैं आपको मॉक टेस्ट लूंगा, मैं आपका मॉक एग्जाम लूंगा, तो एग्जामिनर कैसे पूछता है वो सब आपको पता चल जाएगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। जी जी। क्योंकि पढ़ाने का फायदा कोई यही है चिंता मत कीजिए, आनंद सा कि रहे तो आनंद में रहिए। आनंद सा हाँ रहे हाँ, तो सभी आनंद में रहिए, कोई चिंता मत कीजिए। टेंशन नहीं लेने का। गुड। टेंशन नहीं लेने लोगों का। को तो फिर भी बोला जाता है, तंग विद्या दुख संजोगो वियोगो जोगो संगीतम। तो दुख करने का हाँ, बात है ही नहीं। ठीक बात है। छठी अध्याय में गीता में, तंग सर, विद्या दुख संजोगो वियोगो वो जोगो संगीतम। आपने एक बात बताया था, जो आज जो ज्यादा खुशी और ज्यादा दुखी नहीं होना। हाँ तो बिल्कुल ठीक। उस बात से सर एक मुझे एक याद आ गया सर। मैं क्लास 6 या 7th में पढ़ता था, तब हम्म हमारे 7th में तो हम्म हमें मैंडेटरी था, वो संस्कृत हमें रहता था। तो हम्म वो संस्कृत में तब हमने एक हार ट्रांसलेशन होगी, सीखे खेल थे। रही होगी कहीं। हम्म हमेशा एक ही सवाल पूछते अ, रहना, ढूंढना ना, पता करना कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो वो ट्रांसलेशन हमें याद आ गया है सर। वो हाँ जी। ट्रांसलेशन था जो सुखेन दुखेन च महान जन न कदापि विचलित। बिल्कुल तो ठीक बोला आपने, वही चीज़ हमने हिंदी में बोला आपको, जो आपने संस्कृत में बोला उसको हमने हिंदी में बोला, बिल्कुल वही चीज़ बोला आपने, ठीक बोल रहे हो। सर एक बार बोलेंगे आप, मैंने मैंने नहीं सुना है, उसका क्या मतलब सर? ऐसी चीज़ें जो आप लोग पढ़ते हैं वो शेयर करते रहेंगे, ठीक है ना। शेयर करते रहिए, जैसे कि किसी ने फर्स्ट डे क्लास में गुरु के ऊपर लिख के भेजा था। किसने लिख के भेजा था वो? मैंने भेजा था। हाँ जी, अनिल कुमार जी ने भेजा था। तो वो काफ़ी जी अच्छा था। लेकिन अब अनिल जी को मैं होमवर्क दे रहा हूँ मैं। अनिल जी, वो जो जी आपने लाइन लिख के भेजी थी, वो आप वो जी। बताएंगे कि लाइन किस शास्त्र में लिखा हुआ है, किस उसमें लिखा हुआ है, वो आप मुझे ढूंढ के बताना आप। सर मुझे असल में जब मैं योगा ज्वाइन किया था ना 95 में, हाँ हाँ। तो वो मुझे प्रार्थना में रोज एक करवाते थे कि अच्छा। नाम गुरुर करता केवलम, योगम हाँ। शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। तो उससे मुझे याद था वो। अच्छा अच्छा, तो वो मेरे ख्याल जी। से कहाँ, कैलकाटा में कहाँ पे वो कहाँ पे आपने करा वो नहीं, वो प्रार्थना? वो सर जागेश्वर से आते थे, श्री आदित्य चैतन्यनाथ जी योगी जी, वो अच्छा करवाते थे, तो प्रार्थना में ही ये चीज कहते थे।
हाँ ठीक है, समझ गया। एक्चुअल में क्या होता है, चलिए अभी तो खैर टाइम कम है, कल मैं इसी बात पे ना 2-3 मिनट आपको लगाऊंगा मैं। ठीक है ना, जी 2-3 मिनट आपको इसी बात पे मुझे याद दिलाना कल, ठीक है। कल तो नहीं, अब तो मंडे को जी। मिले। क्या फ्राइडे है ना? तो वो मुझे भी अच्छा लगा सर, क्योंकि मैंने कहा गुरु करता है, आपने बोला नहीं मैं नहीं करता हूँ, हरि करता है, तो गुरु ही हरि की हाँ तरफ ले जाता है। तो मैं तो हाँ शिष्य हूँ, तो मैं तो कहूँगा गुरु करता है, फिर गुरु उसको हाँ। ले जाएगा हरि की तरफ, नहीं अब हरि हाँ करता है ठीक है, सब। इसी इसी बात को हम अब मंडे को जिक्र करेंगे, वो आप तो मुझे याद दिलाना। जी ये बात जी जी। कहाँ तक सही और कहाँ गलत होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। ठीक तो ठीक यहाँ पे हम ठीक। लोग विराम लेते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो फटाफट पूछ लीजिए, नहीं तो अब मंडे को मिलते हैं हम। सर थ्योरी क्लास मंडे टू फ्राइडे रहेगी, शनिवार को हाँ जी नहीं हाँ जी होगी? हाँ जी हाँ जी हाँ, सैटरडे संडे नहीं रहेगी। आपकी प्रैक्टिकल क्लास चलती रहेगी। प्रैक्टिकल वालों से आप पूछ लीजिएगा, जी उनकी क्लास का क्या टाइमिंग है, वो मेरे ख्याल से जी सैटरडे संडे शायद होती है। ठीक है ना, पूछ लीजिएगा उनसे। बाकी जो जी जी थ्योरी होती क्लास है। है वो 5 दिन है, ठीक ठीक। क्योंकि इससे ज़्यादा आप पढ़ाएंगे ना तो आप लोग पकना शुरू हो जाओगे। ओके। तो इसलिए बीच में ब्रेक देते हैं, ताकि आप लोग उसको रिवाइज भी कर सकें। क्योंकि थ्योरी का और प्रैक्टिकल का कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल करने में आपको मज़ा आएगा, ठीक ठीक। लेकिन थ्योरी में मज़ा नहीं आता। थ्योरी को जब ज्ञान योग आएगा ना तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये हार्ड क्यों होता है। ठीक है, चलिए ये मिलते हैं थ्योरी मंडे में भी को। मजा आ रहा था। हाँ, शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। हरि शुभ ओम रात्रि। सर। हरिओम सर। हरिओम सर। शिवरात्रि।